हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना पे आधारित कहानी सुनाऊंगी जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और ये कहानी जिस केस पे आधारित है वो है द स्टेट ऑफ असम वर्सेस उपेंद्र नाथ राजखोवा। इस केस को समझाने के लिए मैंने पूरे केस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया है। पार्ट 1 उपेंद्र नाथ राजखोवा और उनका परिवार। आज़ादी के कुछ सालों बाद असम के एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल जज थे जिनका नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा था। उनको लेके उनके परिवार में 5 लोग थे। वो, उनकी बीवी पुतुली राजखोवा और 3 बेटियां जिनमें से बड़ी बेटी निर्मली राजखोवा और ऐसे लीनू बुलाते थे, बीच वाली बेटी जोनाली राजखोवा और ऐसे लुना बुलाते थे, और छोटी वाली बेटी रूपाली राजखोवा और ऐसे भंतु बुलाते थे। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, जबकि दोनों छोटी बेटियां अभी भी कॉलेज में थी। तब जो कि मिस्टर राजखोवा जज थे, तो उनका ट्रांसफर होता रहता था। बेटियों की पढ़ाई पे असर ना पड़े इसीलिए उन्होंने परिवार के लिए एक घर गुवाहाटी में ले रखा था। इससे पूरा परिवार उनका वही रहता था, पर बीच बीच में मिस्टर राजखोवा से मिलने उनकी पोस्टिंग पे चले जाते थे। गुवाहाटी वाले घर में ही मिसेस राजखोवा की बहन और पति, जिनका नाम था बराड़ा शर्मा, भी रहते थे किराए पे, जो कि उस टाइम के डीआईजी थे। पार्ट 2 आखिरी ट्रांसफर दुगरी में। 1969 का साल खत्म होने से पहले उनका ट्रांसफर असम के एक डिस्ट्रिक्ट दुबरी में होता है। वो दुबरी चले जाते हैं, पर अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनको कुछ दिन सर्किट हाउस में रुकना पड़ता है। हालांकि कुछ ही दिनों में उनको सरकारी बंगला मिल जाता है और वो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। मिस्टर राजखोवा को कुछ नौकर और अर्दली मिले थे जिनका नाम था बिगन प्रसाद राउत, मोहम्मद शाहिद अली, राधा नाथ माली, उमेश बैश्या, गोलोक शर्मा, जॉय प्रकाश चक्रवर्ती। जब दोनों छोटी बेटियों की कुछ दिनों की छुट्टी होती है, तो वो सब मिस्टर राजखोवा के साथ रहने दुबरी आ गए थे। फिर जब छुट्टियां खत्म हो जाती है, तो दोनों छोटी बेटियां पढ़ाई के चलते गुवाहाटी वापस चली जाती है और मिसेस राजखोवा और बड़ी बेटी यही रुक जाती है। तब तक ये साल 1969 भी खत्म हो जाता है और नए साल की शुरुआत भी हो जाती है। इसी बीच मिस्टर राजखोवा ने अपने अर्दली बिगन से कहा कि जो घर के पिछले हिस्से के बाग में जो पेड़ है, उसको थोड़ा काट दो। फिर 1-2 दिन में कहते हैं कि ऐसा करो, इसको जड़ से ही निकाल दो और बड़ा गड्ढा कर दो, यहाँ दूसरा पेड़ लगाऊंगा। और बिगन ने वैसा ही किया। फिर कुछ ही दिनों में वह जो दूसरा पेड़ था उसके लिए भी सेम चीज बोलते हैं कि इसको भी जड़ से निकाल दो और बड़ा गड्ढा कर दो। जब एक दिन मिस्टर राजखोवा नहा रहे थे, तो इनकी बीवी को ऐसे खाली गड्ढे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने एक नौकर से बोल के उसको भरवा दिया। जब मिस्टर राजखोवा ने देखा तो उन्होंने बहुत चिल्लाया और नौकर को बोल के फिर से गड्ढा करवाया। ये सब देख के उनकी बीवी, बड़ी बेटी और बाकी सारे नौकरों को बड़ा अजीब लगा, पर किसी ने कुछ बोला नहीं। पार्ट 3 फरवरी 1970 घटना वाला महीना। देखते ही देखते फरवरी का महीना आ जाता है। 2 फरवरी 1970 को मिस्टर राजखोवा रिटायर होते हैं और 3 फरवरी को मिस्टर राजखोवा कॉल करके बराड़ा शर्मा को घर खाली करने को कहते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मैं वहीं आके परिवार के साथ रहूंगा। 10 फरवरी 1970 को सरस्वती पूजा का दिन था, तो उस दिन दुबरी में जगह जगह छोटा मोटा मेला और पंडाल लगा था। मिस्टर राजखोवा ने अपने सारे नौकरों से कहा कि तुम सब जाओ, जाके पूजा देख आओ, और वो खुद भी अपनी बीवी और बड़ी बेटी के साथ चले गए घूमने। करीब रात के 8 से 9 के बीच में जब मिस्टर राजखोवा उनकी बीवी और बड़ी बेटी वापस लौट रहे थे, तो उनको लौटते टाइम बिगन ने देखा था। फिर सबने बोनफायर जला के वहां बैठ के काफी देर तक बातें की। फिर खाना खा के सब सोने चले गए
और यही वक्त था जब सारे नौकरों ने मिस्टर राजखोवा की बीवी और बड़ी बेटी को आखिरी बार देखा था। 11 फरवरी की सुबह बिगन और शाहिद देखते हैं कि जो मिस्टर राजखोवा ने पेड़ लगाने के लिए 2 गड्ढे करवाए थे, उसमें से एक को भर दिया गया है। और फिर कुछ देर में सबको ये महसूस होता है कि मिस्टर राजखोवा की बीवी और बड़ी बेटी घर में नहीं दिख रही है। तो ऐसे ही बातों बातों में जब बिगन ने पूछा तो मिस्टर राजखोवा ने कहा कि दोनों सुबह ही गुवाहाटी के लिए निकल गए हैं और वो खुद ही दोनों को बस स्टैंड तक छोड़ के आए हैं। तब बिगन को थोड़ा अजीब लगता है कि कल रात इतनी देर तक बैठ के बातें हुई पर ये जाने वाली बात पे कोई चर्चा भी नहीं हुआ, पर वो इस चीज को नजरअंदाज कर देता है और फिर अपना काम करने लगता है। फिर एक नौकर ने कुछ देर बाद जब भरे हुए गड्ढे के बारे में पूछा तो मिस्टर राजखोवा ने कहा कि हाँ, अब जो कि मैं रिटायर हो गया हूँ और कुछ दिनों में चला जाऊंगा, तो अब पेड़ लगाने का वहाँ पे मन बदल चुका है। फिर बिगन बाजार चला जाता है सामान लेने, और जब वहां से लौट के आता है तो देखता है कि बाथरूम के पाइप से जो पानी बाहर आ रहा है उसका रंग लाल है। तो वो जाके देखता है तो मिस्टर राजखोवा कुछ कपड़े धो रहे थे, जैसे बेडशीट, पिलो कवर और कुछ पहने वाले कपड़े। और ये सब देखकर थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि मिस्टर राजखोवा ऐसे कभी कपड़े नहीं धोते थे, क्योंकि ज्यादातर ये सब काम घर के नौकर ही किया करते थे। तब बिगन ने उमेश से पूछा कि साहब आज खुद ही कपड़े धो रहे हैं? तब उमेश ने कहा कि हाँ, जब साहब को कपड़े धोते मैंने देखा तो मैंने भी पूछा कि साहब आप क्यों धो रहे हो? तब उन्होंने कहा कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, अब कोई काम नहीं है करने को, तो खुद का ही काम कर लूँ। फिर शाम को मिस्टर राजखोवा जब अपने वरांडा में बैठे थे, तब उनके परिचित के एक लोग और उनकी बीवी वहां से जा रहे थे, तो इनसे मिलने आ गए। तो वो लोग सब वहीं बैठ के बातचीत करने लगे। उसी बीच जो परिचित थे, उनकी वाइफ बाथरूम जाने के लिए बोली। तभी मिस्टर राजखोवा ने कहा कि रूम से सटा हुआ बाथरूम गंदा है, आप दूसरा वाला यूज कर लीजिए। वो वही बाथरूम था जिसमें वो कपड़े धो रहे थे दोपहर में। और परिचित के पूछने पे फैमिली के बारे में मिस्टर राजखोवा ने कहा कि सब गुवाहाटी में है। और फिर कुछ देर बाद वो परिचित भी चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसे ही मिस्टर राजखोवा भरा हुआ गड्ढा लेवल कर रहे थे, तभी वहां पे पंप ठीक करने के लिए मैकेनिक आया। तो उसको देख के मिस्टर राजखोवा अंदर भाग गए और फिर आगे से आके उस मैकेनिक को बोलते हैं कि मालिक घर पे नहीं है, पूरा परिवार बाहर गया है। फिर आता है 14 फरवरी। इस दिन वो बराड़ा शर्मा को कॉल करके बोलते हैं कि मेरी दोनों बेटियों को यहाँ भेज दो, सबके साथ दार्जिलिंग घूमने जाना है। इस बात को सुन के मिस्टर शर्मा को बड़ा अजीब लगा और उन्होंने कहा कि अभी तो इनके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, अभी क्यों जा रहे हैं इन लोगों को लेके। पर अपनी बात पे मिस्टर राजखोवा अड़े रहे और मिस्टर शर्मा से बोले कि नहीं, आप बेटियों को यहीं भेज दीजिए। ये सब सुनकर मिस्टर शर्मा को बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले ऐसा हुआ नहीं था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने मिस्टर राजखोवा से पत्नी और बड़ी बेटी के बारे में पूछा तो मिस्टर राजखोवा ने बताया कि वो दोनों एक रिलेटिव है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो वो उनको देखने गए हैं कोकराझार। फिर कुछ दिनों में दोनों छोटी बेटियां दुबरी आ जाती है और वो भी अपनी माँ और बड़ी बहन के बारे में पूछती है। और मिस्टर राजखोवा ने वही बताया जो मिस्टर शर्मा को बताया था कि दोनों कोकराझार गई है एक रिलेटिव को देखने। और फिर यही बात उन्होंने अपने सारे नौकरों को भी बता दिया। और फिर आता है 25 फरवरी। उस दिन आखिरी बार बिगन ने दोनों छोटी बेटियों को देखा था। दोपहर में बिगन ने देखा कि काले रंग की कार गेट पे खड़ी है और मिस्टर राजखोवा ड्राइवर से कुछ बात कर रहे हैं, और कुछ देर बाद कार चली जाती है। मिस्टर राजखोवा ने देख लिए था कि बिगन ने उनको देख लिया था,
इसीलिए उस दिन शाम को वो बिगन से खुद बोलते हैं कि दोनों बेटियों को वापस भेज दिया गुवाहाटी दोस्त की कार से, क्योंकि दोनों की पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा था। 26 फरवरी को मिस्टर राजखोवा ने वो दूसरा गड्ढा भी भरवा दिया उमेश के हाथों और शाहिद से बोला कि तुम इसको लेवल कर देना। ये सब देख के सारे नौकरों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मिस्टर राजखोवा ने खुद ही ये गड्ढा करवाया था पेड़ लगाने के लिए और अब खुद ही बंद करवा दिए, पर किसी ने कुछ बोला नहीं और ना ही ज्यादा कुछ पूछा। माफ करिएगा दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकना पड़ा। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करें और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें आपका मुश्किल से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। आपको इस चैनल पे और भी आगे इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियोस मिलेंगे। पार्ट 4 दुबरी से अलविदा। और फिर धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और अप्रैल का महीना आ जाता है। 13 अप्रैल को मिस्टर राजखोवा ने मिस्टर बराड़ा और उनकी वाइफ को लेटर लिखा कि मेरी बीवी और तीनों बेटियां दिल्ली चले गए हैं। दोनों छोटी बेटियों ने ये तय किया है कि वो एग्जाम नहीं देंगी और मैं भी उन्हीं लोगों के पास जा रहा हूँ। और फिर मिस्टर राजखोवा ने 15 अप्रैल 1970 को अपना वो सरकारी बंगला छोड़ दिया और सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से वो दुबरी छोड़ के चले गए। जाने से पहले मिस्टर राजखोवा ने अपना कुछ सामान गोलोक और जयप्रकाश को दे के गए थे। दुबरी छोड़ने के बाद मिस्टर राजखोवा कुछ महीनों तक कहाँ थे, किसी को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन अचानक मिस्टर राजखोवा पहुंच गए सत्य प्रकाश चक्रवर्ती के घर गौरीपुर, जो कि पिताजी थे जयप्रकाश चक्रवर्ती के। जयप्रकाश आपको तो याद ही होंगे, ये असिस्टेंट थे मिस्टर राजखोवा के दुबरी में। वहां ये 3 दिन तक रहे और सत्य प्रकाश से बातों बातों में कहा कि अभी मैं दिल्ली से आया हूँ अपने परिवार को नॉर्थ इंडिया घुमा के। अभी भी वो लोग दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुके हैं और मुझे कुछ काम था सिलीगुड़ी में, तो कुछ दिनों के लिए आया हूँ और वहाँ एक होटल है, होटल सवॉय, वहीं रुका हूँ। सत्य प्रकाश से बात होते समय उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक आश्रम खोलना है, तो आप उसके लिए जमीन देखते रहिए। फिर 3 दिन बाद वो सिलीगुड़ी चले जाते हैं और जाने से पहले सत्य प्रकाश और उनके बेटे जय प्रकाश को ये बोल के जाते हैं कि मेरे बारे में अगर कोई पूछे तो कुछ भी बताना नहीं। पार्ट 5 कितना सच और कितना झूठ। इधर कई महीनों से मिस्टर राजखोवा और उनके परिवार से बात न होने पे बराड़ा शर्मा और उनकी पत्नी बहुत टेंशन में थे। मिस्टर शर्मा कई रिश्तेदारों के यहाँ पता भी लगाना चालू कर चुके थे, पर किसी का कुछ भी नहीं पता चल रहा था। फिर थक हार के वो दुबरी पहुँचे, जहाँ मिस्टर राजखोवा रहते थे। वहाँ सारे नौकरों से पूछा, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब यहाँ भी कुछ बात नहीं बनी तो मिस्टर शर्मा कोर्ट चले गए ताकि उन कर्मचारियों से मिलके कुछ पता कर सके। वहाँ उनको जय प्रकाश मिला। पहले तो ये भी कुछ नहीं बता रहा था, पर मिस्टर शर्मा को टेंशन में देख के उसको अंदाजा लग गया था कि कुछ मामला गड़बड़ है। और फिर उसने बताया कि जून में वो इसके घर आए थे और सिलीगुड़ी में सवॉय होटल में रुके हैं। फिर मिस्टर शर्मा वहां पहुंच गए। कुछ वहां के पुलिस कर्मचारियों को लेके होटल सवॉय पहुंच के पता चला कि मिस्टर राजखोवा यही रूम नंबर 3 में रुके हैं। फिर जब सब रूम में गए तो मिस्टर राजखोवा वहीं थे। काफी देर तक पूछने पे भी वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि सब एक रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली में हैं और बात को सिर्फ इधर उधर घुमा रहे थे। मिस्टर शर्मा अच्छे से समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ है और मिस्टर शर्मा ने बहुत दबाव डाला और कहा कि मैंने हर रिश्तेदार से बात कर लिया है, पर किसी को कुछ भी नहीं पता है और आप कह रहे हैं कि वो लोग दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, तो उनका पता दीजिए या फिर अगर उनके पास टेलीफोन हो तो उसका नंबर दीजिए। अब मिस्टर राजखोवा अच्छे से समझ चुके थे कि उनको अब सच बोलना पड़ेगा। मिस्टर राजखोवा ने कहा कि मैं बोल के नहीं बता सकता हूँ, पर लिख कर बता दूंगा। फिर उन्होंने एक पेपर पे अस्सामी भाषा में लिखा सब कुछ। उन्होंने लिखा कि 10 फरवरी की रात को मेरी पत्नी बाथरूम में गिर गई और उसको सर में बहुत ज्यादा चोट लग गई, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे तुरंत मौत हो गई।
और मेरी बड़ी बेटी उस टाइम अपने रूम में सो रही थी, तो मैंने उसको जाके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो भावुक होके नींद की खूब सारी गोलियां खा लेती है, जिसके वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने कुछ बिहारी मजदूरों को बुलाया और दोनों की डेड बॉडी को गाड़ी में डाल के ब्रह्मपुत्र नदी में बहा दिया, और इस काम के लिए मैंने उनको 500 भी दिए। फिर जब मेरी दोनों छोटी बिटिया आई तो वो बार बार मेरे से पूछ रही थी कि माँ और बड़ी बहन कहाँ है। कुछ दिन तक तो मैंने ये बात उनसे छिपाने की कोशिश की, पर एक दिन मैंने सोचा कि बता दी देता हूँ। तो उनको ये बताने के लिए मैं उन दोनों को ब्रह्मपुत्रा नदी के घाट पे ले गया। फिर मैंने कैसे कैसे हिम्मत जुटाकर सब बता दिया, और वो दोनों ये सुन के इस बात को सहन नहीं कर पाई कि इस दुनिया में अब उनकी माँ और बड़ी बहन नहीं रहे, और फिर वो दोनों नदी में कूद गई। ये सारी बातें पढ़ने के बाद ना तो मिस्टर शर्मा को विश्वास हुआ, न ही बाकी के पुलिस कर्मचारियों को। फिर भी मिस्टर शर्मा ने कहा कि आपने जो जो इसमें लिखा, क्या आप ये सारी बातें मजिस्ट्रेट के सामने बोल सकते हैं? तो मिस्टर राजखोवा बोले, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, और कहा कि मैं अभी तैयार होके आता हूँ। तभी बाथरूम से चिल्लाने की आवाज आती है। सब जाके देखते हैं तो मिस्टर राजखोवा ने अपने ही पेट में चाकू मार रखे थे। खुदकुशी करने के लिए उनको वहां से तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा टाइम लग गया, और अब अगस्त का महीना चल रहा था। 9 अगस्त 1970 के दिन उनसे दोबारा पूछा गया, और इस बार उन्होंने सब कुछ कबूल लिया कि हाँ, मैंने ही अपने बीवी और तीनों बेटियों को मारा है, और उनकी डेड बॉडी वहीं दुबरी के सरकारी बंगले में गाड़ दी है। और ये सब में मेरा साथ उमेश ने दिया था। इनके इस बयान के बाद कानूनी कार्रवाई चालू हो गई थी इनके और उमेश के खिलाफ। चारों डेड बॉडी भी वहां से रिकवर भी कर ली गई थी। पार्ट 6 रहस्यमय अंत। मिस्टर राजखोवा और उनके अर्दली उमेश के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका था। अब जो कि उमेश के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, तो उसको सेशन कोर्ट से रिहाई मिल जाती है, पर आगे चल के उसको हायर कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली थी। ट्रायल शुरू होने से सजा मिलने तक मिस्टर राजखोवा ने 1 से 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। मिस्टर राजखोवा को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी, और उनको 14 फरवरी 1976 को फांसी दे दी जाती है। ट्रायल के दौरान मिस्टर राजखोवा ने कभी भी नहीं बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बेटियों का मर्डर किया, और ये राज तब से राज ही रह गया। तो ये था राजखोवा मर्डर केस। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी पता है तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आएंगी इसी चैनल पे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि इस चैनल पे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट और जितना हो सके शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।